प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम के लिए शिक्षण अभिरुचि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि आप एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जब भी आप दोस्तों परीक्षा में शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन करते हो तो खुद को आपको टीचर समझना है। आपका दृष्टिकोण है वो एक टीचर होने के नाते होना चाहिए विद्यार्थियों, तब कहीं ना कहीं जाके आप इसका स्कोर है वो सही कर पाओगे। देखो पहले जो बीएसटीसी होती थी दोस्तों, उसके अंदर अगर आपने प्रश्न को गलत किया तो 0 नंबर, थोड़ा सही किया 1 नंबर, उससे ज़्यादा सही किया 2 नंबर और पूरा सही तो 3 नंबर। बट ये वाला सिस्टम अभी दोस्तों काम नहीं कर रहा है। इसके भरोसे मत रहना। अगर आपने सही किया तो 3 नंबर आएंगे, गलत किया तो 0 नंबर। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ध्यान से इस वीडियो को देख लेना। मैं आपको पूरा मॉडल पेपर दिखाऊंगा परीक्षा में किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने। पहला प्रश्न आपसे पूछा है, राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या है। राष्ट्र का जो विकास दोस्तों हो रहा है उसमें बड़ी बाधा या बड़ी रुकावट क्या है वो आपको बताना है। निर्धनता मतलब धन की कमी, ज्ञान का विस्फोट, निरसाक्षरता मतलब लोग पढ़े लिखे नहीं है दोस्तों, या अपर्याप्त पोषण। तो आप सबको पता है किसी भी राष्ट्र का विकास कब होता है साथियों, जब उसके अंदर रहने वाले नागरिकों को शिक्षा प्रदान हो। शिक्षा की जानकारी नहीं है दोस्तों तो क्या है, कभी भी देश का या राष्ट्र का विकास है वो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा निरक्षरता। जो विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। ठीक है, कमेंट करना किस किस का पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर राइट हुआ है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अच्छे अध्यापक किस प्रकार पहचाने जाते हैं। कमेंट करेंगे जो अच्छा अध्यापक होता है उसको आप किस तरीके से पहचान सकते हो, उसके कौन कौन से गुण हैं जिससे आप उसको पहचान सकते हो कि वो दोस्तों हैं वो पढ़ाने में कौशल में एकदम बढ़िया तरीके से वो काम कर रहा है। तो देखिए, उसके अध्यापन द्वारा, उसके व्यक्तित्व से, उसके पहनावे से या उसके व्यवहार से। अब देखिए टीचर क्या काम होता है, टीचर का काम होता है पढ़ाना। क्या करता है टीचर, अध्यापन करवाता है। ठीक है, उसके व्यक्तित्व से, उसके पहनावे से यानी उसकी वेशभूषा कैसी है दोस्तों उससे, या उसके व्यवहार से। तो अच्छे अध्यापक की पहचान करेंगे अपन उसके अध्यापन से, उसकी शिक्षण विधियों से, किस तरीके से पढ़ाता है, उसके पढ़ाने का तरीका क्या है और बच्चे को कितना समझ आता है। आई बात समझ में दोस्तों। तो यहाँ पर आपका उत्तर ऑप्शन ए एकदम राइट है। ठीक है, अगला सवाल। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सर्वे सामग्री है। दृश्य सर्वे, दृश्य का मतलब देख सकते हैं, सर्वे का मतलब सुन सकते हैं। तो बताओ ऐसी कौन सी सामग्री है जिसे देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं। रेडियो, अरे गुरुजी रेडियो को देख नहीं सकते, ओनली फॉर सुन सकते हैं। ब्लैक बोर्ड को देख सकते हैं सुन नहीं सकते हैं। और OPH है वो यहाँ पर नहीं होगा। तो टेलीविजन, जो टीवी दोस्तों होता है, टीवी को देख भी सकते हैं और उसके अंदर स्पीकर होता है जिससे अपन आवाज़ को सुन भी सकते हैं। तो आपका उत्तर टेलीविजन एकदम राइट है। टेलीविजन है वो क्या है, दृश्य सर्वे सामग्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, एक अध्यापक में कौन से व्यक्ति गुण होने चाहिए। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। यहाँ पर आपको बताना है कि एक अध्यापक में कौन से व्यक्ति गुण होने चाहिए दोस्तों। उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, उसकी आवाज़ मधुर और स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, या उसमें कर्तव्य और जिम्मेदारी की चेतना होनी चाहिए। बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है, व्यक्ति के गुण पूछा है। एक अध्यापक में दोस्तों व्यक्ति गुण कौन कौन से होने चाहिए, तो उसका व्यक्तित्व दोस्तों कैसा होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। बिल्कुल, जब व्यक्तित्व की बात की जाए तो यहाँ पर क्या करेंगे अपना, व्यक्तित्व वाले ऑप्शन को ही सही करेंगे। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ क्या है। कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ आपको बताना है कि क्या है। देखिए, प्राथमिक स्कूलों में सुविधाओं में सुधार करना, कम से कम 2 अध्यापकों की व्यवस्था करना, प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था करना, या अध्यापकों द्वारा ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना। देखिए विद्यार्थियों, ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसका अर्थ क्या है दोस्तों, प्राथमिक स्कूल की सुविधा है उसमें क्या करना, सुधार करना, उसके स्तर को बढ़ाना, सुविधा अधिक देना। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है, यहाँ अर्थ है वो क्या है, प्राथमिक स्कूल जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उसके अंदर सुविधाओं को बेहतर बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के
होने के नाते आप टेलीविज़न पर किस प्रकार के कार्यक्रम देखना पसंद करेंगे? बिल्कुल, आप क्या हो प्राथमिक कक्षा के स्टूडेंट हो, मतलब पहली से पाँचवीं, और आप टीवी में क्या देखना पसंद करेंगे? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे साथियों। शिक्षा संबंधी, मनोरंजन संबंधी, धार्मिक या समाचार? तो यहाँ पर दोस्तों आपका उत्तर क्या रहेगा? फटाफट कमेंट करें सभी विद्यार्थी। चलिए, तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा शिक्षा संबंधी दोस्तों है, वो यहाँ पर समाचार या शिक्षा संबंधी जानकारी है वो देखना पसंद करेंगे। अगला सवाल दोस्तों, गणित किस प्रकार का विषय है? बिल्कुल भैया, यहाँ पर थोड़ा कलेजे पे हाथ रखना और बताना गणित कैसा विषय है दोस्तों। तर्क पर आधारित है, कठिन विषय है, सरल है या गणना संबंधी है? तो बिल्कुल यहाँ पर गणित दोस्तों कैसा है? तर्क पर आधारित कह सकते हो, साथ में इसको सरल विषय बताना है। अगर आपने कठिन बता दिया तो भाई आपको तो गणित आती नहीं, तब आप कठिन बता रहे हो ना। आप कठिन बता रहे हो, इसका मतलब गणित में आपका इंटरेस्ट नहीं है, और पहली से पाँचवीं तक गणित भी पढ़ानी पड़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप तर्क पर आधारित कह सकते हो, गणना पर आधारित कह सकते हो, बट आपको कठिन यहाँ पर है वो दोस्तों नहीं बताना है। ठीक है ना, तर्क आधारित यहाँ गणना संबंधी भी आप कह सकते हो। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, अध्यापक और सीखने में वाद विवाद कब उपयोगी है? यहाँ पर आपको बताना है अध्यापन और दोस्तों सीखने में वाद विवाद है वो कब उपयोगी है। देखिए, प्रत्येक उसमें भाग ले, इसमें उत्तेजना उत्पन्न न हो, इसमें विचारों का द्विपन हो, सभी विचार के समावेश निर्णय पर पहुंचे। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर दोस्तों रहेगा अध्यापन और सीखने में वाद विवाद कब उपयोगी होता है? जब सभी विचारों के समावेश पर निर्णय पर पहुंचा जाए। तो उत्तर आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला सवाल, कक्षा के अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया पर किसका प्रभाव पड़ता है? यहाँ पर आपको बताना है साथियों कि कक्षा के अध्यापन और जो अपनी अधिगम प्रक्रिया है इस पर किसका प्रभाव पड़ता है? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव का, अध्यापकों के पढ़ाने की विधियों का, अध्यापकों के व्यवहार का या साथियों के सहयोग का? बिल्कुल आपका उत्तर दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर आपसे पूछा है कक्षा के अध्यापन में अधिगम प्रक्रिया पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो वो पड़ता है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव का। विद्यार्थी को पहले का ज्ञान कितना है और उसको कितना एक्सपीरियंस है। ठीक है, अगला सवाल, समाचार पत्रों में आप किस प्रकार की सामग्री पढ़ना पसंद करेंगे? बिल्कुल, जो दोस्तों न्यूज़पेपर होते हैं उसके अंदर आप बताना है कि आपको किस प्रकार की सामग्री पढ़ना पसंद है। मनोरंजन संबंधी, राजनीतिक, विज्ञापन, नई खोज और नई पद्धतियों संबंधी? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना दोस्तों, राजनीति बिल्कुल मत कर देना। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है। तो समाचार पत्र में अपन क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नई खोज और नई पद्धतियां हैं उनके संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, जो विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। न्यूज़पेपर से हमेशा अपन को करंट अफेयर्स पढ़ना है, ना कि राजनीति, मनोरंजन या विज्ञापन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है, यदि कोई छात्र परीक्षा भवन में नकल कर रहा है तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल, आप क्या हो, टीचर हो दोस्तों, और आपकी परीक्षा भवन में क्या कर रहा है स्टूडेंट, एक नकल करने की कोशिश है, नकल कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? छात्र को पीटेंगे? बिल्कुल, पीटना तो है ही नहीं दोस्तों। परीक्षक व्यवस्थापक को रिपोर्ट देंगे, उसको दूसरी कॉपी देंगे और आगे से नकल करने को नहीं कहेंगे, यहाँ कोई ध्यान नहीं देंगे। तो बिल्कुल अपन दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, यदि कोई अपनी दोस्तों क्लास में छात्र हैं वो दोस्तों नकल कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन तो ये बनता है कि परीक्षक को अपन क्या करेंगे, परीक्षक व्यवस्था को रिपोर्ट देंगे, भैया आपकी व्यवस्था बिगड़ रहा है। या दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, उसको दूसरी कॉपी देंगे और मना करेंगे, आगे से नकल नहीं करेगा। ठीक है, ये दो चीज़ें यहाँ पर दोस्तों हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो पहले अब उनको क्या करनी है, रिपोर्ट करनी है उसको। तो भी उत्तर क्या है, एकदम राइट है। अगला सवाल देखिए दोस्तों आपके सामने, मौखिक पढ़ाई में विषय के में आपकी क्या राय है? यहाँ पर जो मौखिक पढ़ाई होती है दोस्तों इसके विषय में आपकी क्या राय है? ये अप्रचलित हैं, उचित है, यदि आशयपूर्ण है, 5वीं कक्षा से पहले आरंभ होनी चाहिए, या केवल कविता है पाठ के लिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए? देखिए, जो मौखिक पढ़ाई होती है दोस्तों, जो क्या होती है, मौखिक पढ़ाई होती है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसके बारे में अपनी राय दोस्तों है उचित है, बट ये क्या है दोस्तों, आशयपूर्ण होनी चाहिए। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स आपको आरपी स्टडी ऐप के अंदर मिल जाएगा। कंप्लीट बीएसटीसी का कोर्स मिलेगा जिसमें हिंदी, रीजनिंग, शिक्षण अभिरुचि, ठीक है, राजस्थान जीके, सब कुछ आपको करवाया जाएगा।
साथ में हर क्लास की PDF, हर क्लास के नीचे टेस्ट और पुराने पेपर जो 16 सालों के वो आपको फ्री मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। तो आज ही प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करें दोस्तों। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन नंबर दोस्तों आए, वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर से आप क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो बिल्कुल आप फटाफट तरीके से ऐप को डाउनलोड करें और आज इस बैच को ज्वाइन करें। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से किस कार्य में एक अध्यापक अध्यापिका को अधिक रुचि लेनी चाहिए। बिल्कुल, लेख लिखाने में, टीवी पर मैच देखना, कमजोर विद्यार्थियों को स्कूल के बाद पढ़ाना या चुनाव लड़ना। दोस्तों देखिए, अध्यापक या अध्यापिका होती है दोस्तों, उसको सबसे ज़्यादा रुचि किस में लेनी चाहिए दोस्तों, कि जो कमजोर विद्यार्थी है उसको क्या करना, उसको स्कूल के बाद फ्री में पढ़ाना, ठीक है। तो ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। कमजोर विद्यार्थी का स्तर सुधारना चाहिए, हमेशा उसको भी साथ लेके चलना चाहिए, ठीक है। अगला दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी किस प्रकार की सेवा के लिए विद्यालय का उत्तरदायी नहीं होता है। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि स्वास्थ्य संबंधित किस सेवा के लिए विद्यालय का उत्तरदायित्व नहीं होता है। देखिए, प्राथमिक चिकित्सा का प्रबंध करना, दृष्टि और संबंधी परीक्षा, बीमार बच्चों का इलाज करना, माता पिता की छूट पर बीमारी संबंधी परामर्श देना। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा उत्तरदायित्व नहीं होता है दोस्तों, कौन सा उत्तरदायित्व नहीं होता है, तो बीमार बच्चों का इलाज है वो स्कूल में नहीं होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी परामर्श दे सकता है, प्राथमिक जो उपचार है वो करवा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट है। अगला सवाल दोस्तों, कक्षा के भीतर बच्चे शोर मचा रहे तो इसका कारण क्या हो सकता है। शिक्षक का आदर नहीं करते हैं, शिक्षक से प्रसन्न नहीं होते हैं, शिक्षक की विधि मनोरंजन पूर्ण नहीं होती है, शिक्षक दृढ़ नहीं होते। देखिए, कोई भी क्लास में अगर यहाँ पर विद्यार्थी शोर मचा रहे तो उसका एक ही कारण दोस्तों है कि शिक्षक की विधियाँ, पढ़ाने का तरीका अगर रोचक है तो स्टूडेंट बिल्कुल आवाज़ नहीं करेंगे। अगर वो स्टोरी बना के पढ़ाता है ना, कोई कहानी बना के पढ़ाता है, तो अपन खुद को पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, तो बच्चे है अंदर बिल्कुल यहाँ पर आवाज़ वगैरह शोर वगैरह नहीं करते हैं। तो इसका सीधा कारण होता है शिक्षक की विधि मनोरंजन पूर्ण नहीं होती है। तो ऑप्शन क्या रहेगा, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन गृह कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। उसका रूप नहीं बदलना चाहिए ताकि बच्चे सावधानी पूर्ण उसे करें, वह परीक्षा के लिए पढ़ाई में सहायक हैं, शिक्षक का इसके महत्व के विषय में मतभेद हैं, या ये स्वतंत्र रूप से पढ़ाई करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। तो देखिए विद्यार्थियों, जो गृह कार्य होता है ना, होमवर्क HW दोस्तों, इसका सीधा अर्थ क्या होता है, बिल्कुल गृह कार्य के लिए दोस्तों आपको बताना कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। तो नहीं कौन सा है दोस्तों, वो आपका रहेगा ये स्वतंत्र रूप से पढ़ाई करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। ये स्वतंत्र रूप से नहीं करता है साथियों, बच्चे को फोर्स किया जाता है होमवर्क करने के लिए, तब वो क्या है यहाँ पर पढ़ाई करता है। बाकी इससे क्या है दोस्तों, शिक्षा का मतभेद, बिल्कुल ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। वो परीक्षा पढ़ाई के लिए सहायक होता है, ये भी सही बात है। उसका रूप नहीं बदलना चाहिए ताकि बच्चे सावधानीपूर्वक उसे करें। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, आपसे क्या पूछा, राजनीति भाषा या राजभाषा नीति के संबंध में आपकी क्या विचारधारा है। सभी हिंदी भाषा सीखें, राष्ट्र के विकास के लिए हिंदी सीखना आवश्यक नहीं है, या शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होने के नाते हिंदी सीखना आवश्यक है, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने के कारण इसे सीखना आवश्यक है। देखिए, बात करें दोस्तों हिंदी भाषा के बारे में या राजभाषा के बारे में, तो राजभाषा दोस्तों है वो यहाँ पर क्या है, एक सभी को हिंदी भाषा सीखनी चाहिए दोस्तों। तो विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है। विद्यालय प्रांगण में हमेशा क्या है दोस्तों, हिंदी भाषा को यहाँ पर वो यूज़ करना चाहिए। आपकी राय में शिक्षा का उद्देश्य क्या है, साक्षर बनाने का साधन है, राष्ट्रीय कर्तव्य है, व्यवसाय है, या समाज सुधार का दोस्तों साधन है। तो बिल्कुल शिक्षा हमेशा क्या है, अपना राष्ट्रीय कर्तव्य होता है। तो विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। इसके अंदर यही होता है जो सबसे ज़्यादा सही होता है वही आपको ऑप्शन यहाँ पर क्या करना, सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, फ्रोबरेल का शिक्षा के किस क्षेत्र में अधिक योगदान रहा है। देखिए वैज्ञानिक है दोस्तों फ्रोबरेल का दोस्तों जो सहयोग रहा है वो रहा है किंडरगार्टन में। किंडरगार्टन दोस्तों माने विद्यार्थियों का यह बगीचा होता है दोस्तों, जो छोटे छोटे बालक होते हैं इनका बगीचा किंडरगार्टन जहाँ का विद्यार्थियों, और इसका संबंध योगदान है वो है यहाँ पर वैज्ञानिक फ्रोबरेल, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या बताना है, मीना और रेखा की मानसिक आयु एक समान है, तो हमें क्या परिणाम निकल सकते हैं। उनकी स्कूल में सफलता का सामर्थ्य समान है क्या, उनका IQ समान है क्या, उनकी सीखने की योग्यता भिन्न भिन्न हो सकती है, या उनकी रुचि समान है।
देखिए विद्यार्थियों, सीधी बात है, समान मानसिक आयु है तो क्या होगा यहाँ पर, उसकी रुचि भी समान होगी। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन डी को राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला, मूल्यांकन प्रक्रिया किस पर आधारित रहती है। मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों क्या होती है, हमेशा शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित रहती है। ठीक है, मूल्यांकन का ध्येय क्या है, केवल शैक्षिक उपलब्धि पता लगाना, सर्वांगीण आयामों की उपलब्धि ज्ञात करना, बालक की जानकारी प्राप्त करना, विद्यालय की उपलब्धि पता करना। तो विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कि मूल्यांकन का ध्येय दोस्तों क्या होता है, सर्वांगीण आयामों का उपलब्धि, बिल्कुल बच्चे का क्या करना, सर्वांगीण दोस्तों जो उसकी उपलब्धियां है उसको ज्ञात करना। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं, बच्चे का कितना विकास हुआ है, बच्चा किस फील्ड में होशियार है, किस फील्ड में जाना चाहता है, किस फील्ड में ये दोस्तों सक्सेस हो सकता है, वो सारी चीज़ें दोस्तों हैं वो यहाँ मूल्यांकन से अपन उसको ही पता कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, अगला पूछा, कौन सा कथन शिक्षक के लिए मूल्यांकन करने में सर्वाधिक प्रासंगिक होगा। कौन सा होगा दोस्तों, शिक्षक कितना प्रभावी रहा है, या शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का तरीका कितना प्रभावी रहा है, कक्षागत अधिगम अनुभव से कितना प्रभावी है। तो बिल्कुल आपका उत्तर दोस्तों यहाँ पर है वो कौन सा हो जाएगा, शिक्षण दोस्तों है वो आपको बताना है उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। इसी को लेकर दोस्तों अपन क्या है, मूल्यांकन का है वो पता कर सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों, मापन का अस्तित्व मूल्यांकन के समक्ष कैसा है, उसके सहयोगी है, अंश का है, पूरक का है, या मुख्य अवयव है। तो विद्यार्थियों अगर बात करें मापक का अस्तित्व का, मापन का अस्तित्व दोस्तों मूल्यांकन के समक्ष कैसा होता है, उसके सहयोगी होता है, हेल्पिंग में ही रहता है ये। अगला सवाल दोस्तों आपको बताना है, विचारों का आदान प्रदान तभी फलदायी होता है जब संप्रेषण धारा दोनों तरफ से खुली हुई हो। इस कथन से आप कितना सहमत है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है, एक बात कही गई है, क्या बात कही गई दोस्तों, कि विचारों का आदान प्रदान तभी फलदायी होता है जब संप्रेषण धारा दोनों तरफ से खुली हुई हो। तो बिल्कुल ये बात एकदम क्या है दोस्तों, पूर्ण सहमत है, एकदम सही बात कही है दोस्तों, कि जब संप्रेषण करते हैं अपन कोई भी बात सामने वाले को समझाते हैं उसी रूप में वो समझता है, दोनों तरफ से यहाँ पर दोस्तों आसानी से बात हो रही है, संप्रेषण हो रहा है, तो इस बात से अपन क्या है बिल्कुल एकदम पूर्ण तरीके से सहमत है। अगला सवाल दोस्तों, मौन रहकर हम संप्रेषण नहीं कर सकते, इस कथन से आप कितना सहमत है। बिल्कुल कुछ बिना बोले संप्रेषण कर सकते हैं क्या, बिल्कुल दोस्तों नहीं कर सकते। संप्रेषण करने के लिए अपन को बोलना पड़ता है, उस तरीके को समझाना पड़ता है। ठीक है, बाकी सांकेतिक संप्रेषण भी होता है, बट यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला, विचार संचार का उपयोगी तथा प्रभावी बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है, सरल भाषा की, क्लिष्ट भाषा की, समुचित भाषा की, विदेशी भाषा की। अगर आपको क्या करना है दोस्तों, विचार संचार को उपयोगी या प्रभावी बनाना है तो इसके लिए आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए दोस्तों। तो इसके लिए जो अपनी भाषा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। तो समुचित भाषा होनी चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों, विचार ग्रहण के लिए संप्रेषी की मानसिक उपस्थिति अनिवार्य होती है। बिल्कुल, अगर अपन कोई भी बात कह रहे हैं और सामने वाला जो हमारी बात को ग्रहण कर रहा है वो मानसिक रूप से यहाँ पर उपस्थित नहीं है तो क्या होगा दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। तो दोस्तों क्या होगा, बिल्कुल तो उसको बात समझ नहीं आएगी। इसलिए विद्यार्थियों विचार ग्रहण करने के लिए संप्रेषी की मानसिक उपस्थिति होनी अनिवार्य है। बिल्कुल ये बात कैसी है, ये बात एकदम सत्य बात है, तभी उसको समझ आएगा जो क्या होगा यहाँ पर माइंड से यहाँ पर दोस्तों है वो उपस्थित होगा। अगला सवाल दोस्तों, कक्षा में पढ़ते समय किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, सरल, स्तरानुकूल, उच्च स्तरीय, विद्वतापूर्ण। तो विद्यार्थियों कक्षा में पढ़ते समय हमेशा आपको क्या है, स्तर के अनुकूल, कि कौन सी क्लास में अपन पढ़ा रहे हैं और उसका स्तर क्या है, बच्चों को समझ भी आना चाहिए। तो ऑप्शन क्या रहेगा, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल पूछा है, ज्ञानात्मक स्तर पर पढ़ते समय अध्यापकों को पढ़ाया जाना चाहिए, सरल, स्तरानुकूल, उच्च स्तरीय। तो यहाँ पर भी आपका क्या रहेगा, सरल। जब ज्ञानात्मक स्तर को दोस्तों पढ़ाते हैं तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, उसको सरल रूप से तैयार करना चाहिए। तो ये आज की दोस्तों क्लास थी, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें विद्यार्थियों। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। बाकी जिन्होंने भी BSTC कोर्स ज्वाइन नहीं किया है कोर्स ज्वाइन करें। अगर आपको BSTC के मॉडल पेपर चाहिए तो वो भी RP स्टडी ऐप के अंदर मिल जाएंगे। डाउनलोड RP स्टडी ऐप। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।